प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 9 चैप्टर देखा था और आज 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी जो भी 18वीं सदी में नए नए स्वतंत्र राज्य हुए, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद कुछ नए राजनीतिक संगठन बने मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण और पश्चिम भारत में। वो किन दौरान घटे, कैसे क्या हुआ, उन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 7 का लास्ट चैप्टर है, 10वां। इसके बाद हम क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, हमारे अतीत भाग 3। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो जाकर के ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस के शेड्यूल्स पता लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन मतलब क्या हुआ। अभी तक हमने जब हमारे अतीत फर्स्ट देखा तो उसमें ज्यादातर हमने प्राचीन भारत को पढ़ा। उसके बाद जब हम क्लास 7th में आए तो हमने ज्यादातर मध्यकाल को पढ़ा। मध्यकाल में सल्तनत काल, मुगल काल, भक्ति काल, इसके अलावा जो राजनीतिक संगठन बने, है ना, सांस्कृतिक जो क्षेत्र, अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रीय घटनाक्रम जो हुआ, तो उन सबके विषय में हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जाना। आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी में देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक संगठन बने उनका क्या इशू था, कैसे उनका गठन हुआ और क्यों उनका हुआ। अब आपको पता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, यानी 18वीं शताब्दी से पहले, उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ, एक तो मुगलों का जो है अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा, उनकी सीमाएं बदलने लगी, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, जो अभी तक कर संग्रह बहुत ज्यादा होता था वो धीरे धीरे घटने लगा। और औरंगजेब की जो नीतियां थी उससे एक होता है ना, सामाजिक असंतोष की भावना घर कर गई। मराठों का उदय हो रहा था, मराठे भी इधर उधर कर रहे थे। दूसरा, कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे निजाम का, अवध का, है ना। तो उस समय क्या स्थितियां बदल रही थी, ब्रिटिश सत्ता भी लगभग लगभग भारत में आ चुकी थी और वो कैसे पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प रही थी। ठीक है, तो मुगल सीमाएं किस तरह से बदली आप भी देखें कि 1765 बक्सर का वार हुआ था। एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। यानी 1757 वार ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में। उसके बाद 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में आपका शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अवध के नवाब और हमारे बंगाल के नवाब, तीनों की संयुक्त सेनाएं हार गई, जिसके माध्यम से बक्सर तो गए ही। ठीक है, उसके बंगाल तो गए ही, बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग अपने छोड़ने पड़े, दिल्ली के नवाब को पेंशन यात्रा बनकर रहना पड़ा। तो वो कैसे हुआ, ठीक है, तो हम मानचित्र में एक एक करके देख लेते हैं। लाहौर देख सकते हो आप, यहाँ ये सिख राज्य का एरिया था, दिल्ली पानीपत के ऊपर तक था। उसके बाद जोधपुर की रियासत थे, गुजरात था, यहाँ बड़ौदा, पूना, यहाँ सब मराठावाड़ क्षेत्र थे धीरे धीरे। हैदराबाद निजाम के अंडर में था। ठीक है, और ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा थी जो हमेशा से बाहरी ही रही। मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां वगैरह के नेतृत्व में, फिर सिराजुद्दौला आया, ठीक है, मीर जाफर आया, मीर कासिम आया। तो इस तरह के नवाब रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र को हथिया दिया। ओके, इधर भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, है ना, मालवा, ये भी धीरे धीरे राज्य क्या हुए, धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। बात समझ में आ गई। तो कैसे इन राज्यों की सीमा बदली, क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ। अब उस समय ब्रिटिश नियंत्रण के क्षेत्र में जो क्षेत्र थे, ये जितने भी रेट्स उससे दिख रहे हैं आपको, ये कलकत्ता, ढाका, ऊपर मेघालय में हमार, उत्तरी सरकार, ये सब ब्रिटिश नियंत्रण के, उस समय ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ चुके थे। ओके, 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक से बदलनी शुरू हो गई थी। क्या हुआ उस समय, एक तो औरंगजेब की दमनकारी नीतियां, दूसरा मुगल जो थे उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। पतन क्यों होने लगा, क्योंकि व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई। दूसरा एक क्या नाम उसका है, रंगीला बादशाह जिसको हम कहते हैं, उसने क्या किया, एक फरमान दे दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने का। फरमान के माध्यम से बंगाल का क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। 1757 में प्लासी हुआ, 1765 में
ये तुम्हारा बक्सर चला गया। तो इस तरह से धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। फिर क्या हुआ, पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उससे लेकर 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई, उपमहाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी 1707 से लेकर के 1761 के बीच में जो स्थितियां थी उनके बारे में हम जानेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए क्या संकट की स्थिति थी। मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। बाबर आया, बाबर ने जीता, फिर हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं के बाद कुछ समय शेरशाह सूरी रहा, है ना। शेरशाह सूरी से हुमायूं ने, फिर हुमायूं आ गया, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां। यहां तक तो ठीक ठाक रहा। अकबर के बाद चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जहांगीर शाहजहां के समय तो ठीक ठाक रहा। फिर जहांगीर का गुरु अर्जुन देव से उधर विवाद शुरू हो गया, शाहजहां ने भी, है ना। तो धीरे धीरे विवाद गहराता चला गया, जिससे क्या हुई, जो किनारे की शक्तियां थी वो धीरे धीरे क्या करी, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगी, है ना। तो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसने किस तरह के संकट का सामना करना पड़ा। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। जो औरंगजेब था उसने दक्कन 1679 से लेकर के लड़ाई लड़ते लड़ते साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत हद तक खर्च कर दिया था। जो दक्षिण विजय का सपना था औरंगजेब का, वो कभी पूरा नहीं हुआ। उसी के माध्यम से क्या हुआ, जो सैन्य साजो सामान था, ठीक है, संसाधन थे, वो बहुत ज्यादा क्षति हो गई और साम्राज्य एक ऐसी कगार पर आ गया। दूसरा, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत इतने ज्यादा मनसब बांटे गए कि वेतन तक नहीं दे पा रहे थे लोग, कर तक वसूल नहीं कर पा रहे थे, जिसके माध्यम से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। अभी तक जो कार्यकुशलता के लिए जाना जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन पावर के लिए जाना जाता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, अब वैसे जैसे सल्तनत काल में हुआ कि जब किसी की सत्ता जाने वाली होती थी तो दरबारी उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते थे, उसी प्रकार यहाँ भी होने लगा। अब मनसबदारों में के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। भाई विकेंद्रीकरण इतना हो गया था कि अब मनसबदारों को अपने शक्ति के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना नहीं थी, संसाधन खर्च हो रहे थे, तो सेना को वेतन कहाँ से देते, पैसा इतना आ नहीं रहा था, राज्य पाट का खर्च ही चल रहा था, बहुत बड़ी बात थी। तो मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग को अपने बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन था। अब दिल्ली नाम की बची थी। सूबेदार के रूप में अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य में, ठीक है, इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गति शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांतों में अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती रही। यानी मुगल साम्राज्य का आर्थिक जो आधार है वो क्या हुआ, कमजोर हो गया, धराशायी हो गया। अभी जो सामंत थे, जो सूबेदार थे, ठीक है, जो दीवानी और फौजदारी मामले देखते थे, वो धीरे धीरे जब अपने आप को मजबूत बना लिए, और मजबूत बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि राजस्व की मात्रा धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता के लिए कम करते चले गए। अभी क्या होता था, जब मजबूत राजा थे, है ना, मजबूत शासक वर्ग था, तो वो क्या करता था, जब भी कोई शासक ऐसी गलती करता था तो उस पर आक्रमण कर देता था, जीत लेता था, उसके सारे संसाधनों पर कब्जा कर लेता था। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता के पास सैन्य शक्ति सुदृढ़ नहीं बची, मजबूत नहीं बची, उसके पास पैसा नहीं है बड़ी सेना रखने के लिए, तो क्या होगा, क्या उनको जीत पाएंगे। अब वो खुद इतने मजबूत हो गए, और जो मनसबदार थे बड़े बड़े, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलन ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। अब इस काल तक आते आते किसान इतने मजबूत हो गए थे, समझदार हो गए थे कि उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। कृषक आंदोलन ने इस समस्या को भी गंभीर बना दिया। कभी कभी युद्ध बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध कर दिए गए, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। कभी कभी विद्रोह क्या होते थे, हिमालय कृषक पर कर इतना ज्यादा लाभ दिया गया, वो दे ही नहीं पा रहा है, तो वो विद्रोह कर देता था। कभी कभी सरकार अपने फायदे के लिए क्या करते थे, किसानों को भड़का देते थे, तो किसान आंदोलन कर देते थे।
ठीक है। तो ये सारी चीजें होने लगा। अतीत में विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, मुगल सत्ता को तो चैलेंज करेंगे ही करेंगे, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। अब लोग ये क्या करने लगे, जो कर इकट्ठा करते थे वो राजस्व में कम जाता था, अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे थे, घोड़े गाड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, अच्छे हथियार इकट्ठा कर रहे थे और अच्छे सैनिक रख रहे थे। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों अन्य समूह के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके, क्योंकि वो खुद षड्यंत्र का शिकार होने लगे। दरबार क्या हो गया, षड्यंत्र का अड्डा बन गया। कोई ना कोई उनके षड्यंत्र करने लगा। कोई शासक 4 साल चला, कोई 10 साल चला, कोई 15 साल चला। अब देखो, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां क्या बताता है कि राजस्व की मात्रा कम हो गई। फसल का उत्पादन तो बढ़ा लेकिन राजस्व की मात्रा गिर गई। क्यों गिर गई, क्योंकि भाई सरदार अपने राजस्व को भेज ही नहीं रहे थे। तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन किया है। इन शब्दों में किया है, बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते, गुमास्ते मतलब जो कर वसूल करते थे, किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता है। ये वैसे ही होता है जैसे बैंक से आपने कर्ज लिया, जब तक आप कर्ज चुका नहीं देते तब तक आपको डर लगा रहता है, यार कहीं आर्थिक स्थिति बिगड़ ना जाए, बैंक का कर्ज ना दे पाए, बेइज्जती हो जाएगी, बैंक वाले हमारे घर आएंगे, है ना, हो सकता है पुलिस केस हो जाए या कुछ हो जाए। तो उसी तरह किसान क्या होता था, किसान ऋणदाता के बस में तब तक रहता था जब तक वो कर्ज चुका नहीं देता था। अब जैसे ही कर्ज चुक गया तो भाई तुम कौन हम कौन। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है। यद्यप किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता था, ठीक है, मतलब किसान अपनी फसल के जरिए सोना बटोर रहा है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। यानी जो लेखक है, लेखक कह रहा है किसान तो बहुत संपन्न है, अच्छा पैदा कर रहे हैं, सोना उगा रहे हैं, लेकिन वो एक तिनका नहीं दे रहे हैं जमींदार को। और जमींदार को जब पैसा नहीं आएगा, खुद तो वो किसानी कर नहीं रहा, खुद तो वो व्यापार कर नहीं रहा, और सेना किसके भरोसे रखी थी, जो उसको जमीन मिली थी, जिससे वो किसानों के माध्यम से लगान वसूल कर रहा था। अब जब कर लगान वसूल कर नहीं पाएगा तो राजा को देगा, राजा को नहीं दे पाएगा, सेना कैसे रख पाएगा, सेना नहीं रख पाएगा तो लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्थिति निस्सहाय और निर्धन हो जाएगी। आ गई बात समझ में। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, एक तो समस्या इतनी गंभीर थी, दूसरा नादिर शाह का आक्रमण हो गया भारत पे, मराठे भी हार गए, मराठों की भी सत्ता चकनाचूर हो गई। संपूर्ण नगर को लूट कर वो भारी मात्रा में धन दौलत ले गया, और ये कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउश, जो सिंहासन था वो भी उखाड़ ले गया। और इतना भयंकर आक्रमण किया, इतने लोगों को मारा पीटा, है ना, मतलब पूरी दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। तो इससे क्या हुई, दिल्ली के गौरव को और धक्का लगा। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। फिर अहमद शाह अब्दाली ने कई आक्रमण किए। 1748 से 1761 में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। इससे क्या हुआ, जो रहा शाह का असर था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब शासक जो है किसानों को अगर सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो किसान उनको कर क्यों देंगे। भाई अब मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट इस समय रोजगार के मामले में बड़ी पिछड़ी हुई है। लोग रोजगार की बात ही नहीं करते, लोग शिक्षा की बात नहीं करते, लोग शिक्षा की स्वास्थ्य की बात नहीं करते। सरकार अपने हिसाब से अपने काम गिनाती रहती है, कभी नई वेबसाइट लॉन्च करती है तो कभी कोई पुल लॉन्च करती है। गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, सवाल करना आपको समझ ही नहीं आता, वो पर चपना भी पूरा पड़ा है। वो 2024 की तैयारी कर रहा है, और 2024 होगा क्या, जैसे वो 69 में हुआ था वही होना है। ठीक है, तो यही सिस्टम बचा, लूटपाट मस्ती रही और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन ही होता रहा। तो आर्थिक आधार इतना कमजोर हो गया था। तो जब भी आप मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में लिखेंगे तो अर्थ को ध्यान में रखकर ही आपको लिखना है। ओके।
नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से कुछ एक ने मुगल कोष से जिस तरह लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह किया है: 60 लाख रुपए, 1,000 सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीजें ले गया। सोचो कि जिसमें कुछ चीजें तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउश यानी मयूर सिंहासन, एक वृत्तांत और कोहिनूर हीरा। ये भी तो भाई बेशकीमती है। वर्तमान में कोहिनूर कहाँ है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में रखा गया, ब्रिटेन के संग्रहालय में। भारत उस पर अपना दावा करता है, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण वो दावा झुटला दिया जाता है। एक अन्य वृत्तांत लिखा गया है: कभी जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर और इज्जत दी जाती थी, उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब वे नंगे घूमने लगे। जिसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद का वृत्तांत है। सोचो क्या हुआ, जो पहले अमीर थे तो क्या हुए? गरीब हो गए, फटेहाल हो गए, है ना। जो खेती किसानी जमींदार थे उनकी भी जमीन जायदाद सब मिट्टी में मिल गई। अब वो बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद मलबे का ढेर बन गया। तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां सारी की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। बात समझ में आ गई? तो पूरी दिल्ली को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो मुगल साम्राज्य को इससे अछूता रह नहीं जाता। अब क्या हुआ? साम्राज्य पर सब ओर से दबाव पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की परस्पर प्रतिद्वंद्विता, मतलब अब षड्यंत्र का अड्डा बन गया है ना। कोई सब इसको राजा बनाना चाहता है, कोई उसको राजा बनाना चाहता है। तो यही चल रहा था। उसे और कमजोर बना दिया। दो अभिजात गुट दो अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे: ईरानी गुट और तुरानी गुट। तुरानी तुर्क है, पुराने मूल के हैं, जो मंगोल जिस मूल के थे, या कह सकते हो बाबर जिस मूल का था। ईरानी गुट ये भी काफी प्रभावशाली वर्ग था मुगल काल में। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गए जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखशियाह 1713 से 1319 और आलमगीर द्वितीय, इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1754 से 1759 की हत्या हो गई। दो अन्य बादशाहों अहमद शाह अब्दाली 1748 से 54 और आलम शाह द्वितीय को अभिजातों ने अंधा कर दिया। सोचो कितनी बुरी स्थिति है। एक तरफ मुगल साम्राज्य वो अकबर के समय था, बाबर के समय था, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां के समय था। एक ये साम्राज्य है जहां राजा जी अंधा कर दिए गए, है ना। अंधों में काना राजा हो गया। बात समझ में आ गई? तो ऐसा ऐसा हुआ है मुगलों के साथ। इसीलिए कहते हैं अगर अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। भाई जब थे तो लूट घसूट करते थे, अब कुछ नहीं बचा। एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखशियाह, ये अभिजात है, ये फर्रुखशियाह बैठे हुए, ठीक है। नए राज्यों का उदय कैसे हुआ? अब इतना कमजोर हो गया मुगल साम्राज्य, तो जो अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य होंगे तो अलग हो जाएंगे बड़े आराम से। सत्ता के पतन के साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार, बड़े जमींदारों ने महाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है: अवध, बंगाल और हैदराबाद। जैसे ये राज्य पहले मुगल प्रांत थे। अकबर के समय आपको पता है बंगाल जीत लिया था। अवध तो पहले से ही था। हैदराबाद भी कुछ हद तक एरिया था, वहां पर स्वतंत्र शासक नहीं होता था, मुगल सम्राट के अंतर्गत ही शासन चलता था। शासक अति शक्तिशाली थे, काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। कहने का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र प्रांत तो बन गया, नजराना वजराना तो देना शुरू जारी रखा, लेकिन फिर भी ये मुगल सम्राटों को अपना प्रमुख मानते थे। उनसे पूर्ण रूप से संबंध समाप्त नहीं किए, ठीक है। और उसका शायद ये डर रहा होगा कि हो सकता है मुगल शक्तिशाली हो जाए और फिर हम पे हमला कर दें।
और जो हमारी स्थिति है उससे भी नीचे चले जाए हम, ये संबंध रहा होगा। या हो सकता है उनको अन्य क्षेत्रीय ताकतों से खतरा हो कि अगर मुगल से जुड़े रहेंगे तो क्षेत्रीय ताकतें हमारे खिलाफ नहीं हो पाएंगी, जैसे मराठा वगैरह थे ही। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते थे। वे भिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। पहली श्रेणी में वो राज्य जो मुगल साम्राज्य भी सम्राट को ही प्रमुख मानते थे। दूसरे शासक वो वर्ग थे जिनकी वतन जागीरें बहुत अधिक थी और स्वतंत्र रूप से थे, इसमें राजपूत प्रदेश भी आ जाते हैं। और तीसरी श्रेणी में सिख, जाट और मराठे थे, जो लड़ झगड़ करके क्या हुआ, मुगलों से अलग हो गए थे। मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से तीन प्रमुख थे, अवध था, बंगाल था और हैदराबाद। आपको इन्हीं तीनों को प्रमुख रूप से पढ़ना है, ठीक है। अगर यूपी पीसीएस देना है तो अवध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अन्य राज्यों की तैयारी में तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए। अभिजात का मतलब जो अमीर कुलीन वर्ग था उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। पहले राज्य का सादत खां, ठीक है, सादत खां बुरहानुल मुल्क। मुर्शिद कुली खां बंगाल का था। मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां, दो लोग मिलकर के शासन चला रहे थे। आसफ जाह हैदराबाद, उन्हीं के ये परिवार के हैं जो तुम्हारे हैदराबाद के सांसद चुने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था, यानी बड़ी मनसबदार थे, मुगल बादशाहों को विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां दोनों 7,000 का जात सवार का दर्जा मिला था। 7,000 जात थी, 7,000 सवार का दर्जा, यानी 7,000 के मनसबदार थे। जबकि सादत खां का की जात जात का दर्जा 6,000 था, ठीक है। अवध के नवाब खां, सॉरी, हाँ, सादत खां अवध के जो संस्थापक थे, ठीक है। हैदराबाद का निजामुल मुल्क आसफ जाह, इसको हम निजाम के नाम से जानते हैं, अवध हैदराबाद के निजाम। 1724 से 1748 इनका जो समापन हुआ निजामों का, वो 1947 से 1948 के बीच में हुआ, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। पोलो के माध्यम से और इनके जो रजाकार सैनिक थे ना, बड़े कट्टर थे, और इनका समाप्त कर दिया गया। इनको शुरुआत 1724 से हुई थी। जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई। जो निजाम था वो अवध का सूबेदार पहले रह चुका था। उसके बाद उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720-22 के मध्य ही दक्कन के प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। देखो, मुगल काल में जो सूबेदार होता था ना, उसके पास राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरी जिम्मेदारी होती थी। वही कर इकट्ठा करेगा, अगर किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है वही सुलझाएगा अपने स्तर पर। दक्कन में होने वाले उपद्रव, मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर क्या किया, इसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया, ठीक है। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे, क्योंकि यहाँ उनको अच्छा धन संपदा मिल रही थी। अमूल साम्राज्य तो पतन की राह पे था। सैनिक भी सोचते थे यार निकल के कहीं दूसरी नौकरी करें, और नहीं चचा, अगर मर गए तो हमारा क्या होगा, साम्राज्य समाप्त हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। वो इसी कंडीशन में घूमते रहे। और जब जिन लोगों को इन शासकों ने क्या किया, संरक्षण दे दिया, वो प्रसन्न होकर वहां पहुंच गए। उसने मनसबदार नियुक्त किए, उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से अपना शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली का कोई निर्देश लेता था, ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। अब यहाँ समझना, एक तो वो स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी वो मुगल साम्राज्य से फालतू में बैर लेना नहीं चाहता था। वो ये जानता था कर तो कुछ कर पाएंगे नहीं, लेकिन अगर मुगल साम्राज्य से बैर लिया तो ये जो आस पड़ोस की छोटी छोटी रियासतें हैं, ताकतें हैं, वो फिर आसफ जाह को जीने नहीं देंगी। तो वो दिल्ली को अभी अपना सर्वश्रेष्ठ मानता था और अपने आप को उसी का मुगल सम्राट का सेवक मानता था।
लेकिन दिल्ली भी जानती थी कि उसे कोई निर्देश देना सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में सिमट के रह गई थी। ठीक है, और ना ही उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करता था। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो वो अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय कर रहा था और जैसे चाह रहा था वैसे शासन चला रहा था। हालांकि इसके जो प्रशासनिक सिस्टम थे ना, वो मुगलों की तरह ही थे। जैसे मुगल मनसबदारी जागीरदारी बांट रहे थे, उसी तरह ये भी कर रहा था। नहीं, हाँ, बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क आसफ जाह के द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। कि बादशाह क्या करता था, जो आसफ जाह ने कहा वही कर दिया देता था। वो जानता था कि आसफ जाह भी चला गया तो हमारा फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध पठारी क्षेत्र स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। मैंने बताया था ना कि पश्चिम की तरफ क्या थे, मराठे थे, और पूर्व की तरफ तेलंगाना के कुछ सेना नायक थे। इन्हीं के बीच में ये फंसता था, आपस में संघर्षरत रहता था हमेशा। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जहाँ जहाँ कोरोमंडल तट स्थित वस्त्रोत्पादक धन संबंध क्षेत्र पर अपना नियम, एक वस्त्र उत्पादक क्षेत्र था पूर्व में, है ना। वो बहुत धन संपन्न था, वस्त्रों का उत्पादन बहुत सफलतापूर्वक हो रहा था। जब उत्पादन बढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था, है ना, उस पर ये नियंत्रण करना चाहता था। पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति उपस्थित होने के कारण रोक लग गई, क्योंकि ब्रिटिश इस समय तक आ चुके थे। ब्रिटिश क्या हुए थे, आ चुके थे, और 1707 में उसे फरमान मिल गया था, और जिसके माध्यम से वो स्वतंत्र व्यापार कर रहे थे, खुले रूप में व्यापार कर रहे थे। तो वहां ये चाचा कैसे पहुंच जाते हैं? अब जब पहुंच नहीं पाते तो क्या होगा? वही काम करेंगे। निजाम के निजी सैनिकों का वर्णन। 400 हाथियों की सवारी है निजाम के, उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और सुंदर सजे सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है, यानी 100 रुपए मंथ मिलते हैं। इतना तो हास्यास्पद हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना कहाँ होगी। अगर इतनी बड़ी होती तो मराठों से और पूर्व में जीत चुके होते हैं। ठीक है, तो हास्यास्पद है, लेकिन कुछ इसके आसपास माना जा सकता है। अवध, बुरहान मुल्क शहादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। देखो, इसके पहले वहां कौन था? निजाम था। जब निजाम को दक्षिण भेज दिया गया तो शहादत खां को क्या किया गया? 1722 में वहां का सूबेदार नियुक्त किया। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उसमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था, क्योंकि यहीं पर सारी व्यवस्थाएं फैली। मगध साम्राज्य का यही उत्कर्ष हुआ। गंगा यमुना का मैदान था, गेहूं चावल से समृद्ध था। उसके थोड़ी दूर जाकर के जब बिहार की तरफ जाएंगे तो सुंदर जंगल थे, है ना। तो इस तरह से ये बहुत समृद्ध प्रदेश था अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। उत्तर भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इसी से होकर गुजरता था, तो उसका भी उसे कर मिलता था। ओके, बुरहान मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। पहले सूबेदार बना, फिर दीवानी भी ले ली, यानी कर वसूल करने का काम ले लिया, फौजदारी भी ले ली, यानी लोकल प्रशासन को हैंडल करने के लिए जो पुलिस व्यवस्था वर्तमान में होती है वही फौजदारी मामलों को अपने हाथ में ले लिया। सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। ये है बुरहान उल मुल्क। ठीक है, शहादत खां बुरहान उल मुल्क कहते हैं इसको। ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, जो मुगले के द्वारा नियुक्त लोग हैं उनको तो हटाएगा। अगर उन्हें नहीं हटाएगा तो शासन संचालन ढंग से नहीं कर पाएगा, कोई भी उसके सामने खड़ा हो जाएगा। तो जो भी निष्ठावान सेवक थे वो क्या करते थे, उसके लिए काम करते थे, और एक स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया इसने। समझ में आ गई बात? मतलब सीधी सी बात है, कोई अधिकारी जब बदलेगा तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि इस राज्य में काम करने वाले कौन से अच्छे लोग, और अच्छे लोगों को वो अपने साथ रख लेगा। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों लेखों की जांच कराई। नवाब के द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। एक तो जांच कराई जो भी लेखे होते थे, दूसरा राजस्व का निर्धारण फिर से किया गया। राजस्व का निर्धारण करने से क्या हुआ, एक अनुमान लग गया कितना राजस्व आना चाहिए, और जब उससे कम आता था तो वो जानकारी करा लेता था। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों जैसे रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया।
रुहेलाओं के साथ इसने संघर्ष किया। और रुहेला में क्या थे, अफगान शासक थे। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय शेठ, साहूकार, महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य का राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को दिया जाता था। इजारेदार का मतलब होता है, इजारा व्यवस्था पहले चलती थी, इसका मतलब होता है लगान वसूल करने वाला या कर वसूल करने वाला। ठीक है। इजारेदार जज को एक निश्चित रकम का भुगतान का वचन देते थे। मान लिया 1 बीघा खेत है, ठीक है, तो इजारेदार ने 100 रुपए लगा दिए कि 100 रुपए हम आपको दे देंगे, बाकी जितना आएगा वो मेरा। तो उसी तरह चलता था। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम का भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी जाती थी। मतलब जैसे चाहो वैसे वसूल करो, बस पैसा हमको टाइम पे चाहिए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों, महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य के राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को परिभाषित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब आगे देखो, सिंपल सी बात है, जब भी कभी नया राज्य स्थापित होगा तो वो अपने हिसाब से भर्तियां करेगा, अपने हिसाब से नियुक्तियां करेगा। जैसे भारत में जब नई सरकार बनती है तो जितने भी तुम्हारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी है ना, वाइस सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जितने भी होते हैं सबको बदल दिया जाता है और अपने हिसाब से अपनी पार्टी को मानने वाले है ना, अपने समकक्ष लोगों को ले आया जाता है। उसी तरह इसने क्या किया, जो मुगल दरबार के जो सैनिक है ना, जो भी इजारेदार थे, इनको सबको हटा दिया इसने, धीरे धीरे करके सबको हटा दिया और खुद खाली स्थानों पर अपने ऐसे लोगों को भर्ती किया जो उसका कहा मानते थे, जो उसके प्रति निष्ठावान थे। और निष्ठा पहले भी बहुत कीमती थी, आज भी बहुत कीमती, ईमानदारी जिसको बोलते हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। इजारेदार क्या करता था, बोली लगा लेता था और इजारेदार की गारंटी साहूकार दे देते थे। एक गारंटी सिस्टम तो चाहिए ना। मान लिया इजारेदार नहीं चुका पाए तो कौन चुकाएगा, साहूकार, साहूकार चुकाएगा। ठीक। फिर बंगाल आ जाता है। बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे, यानी प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। सॉरी, बंगाल के नायाब थे। जैसे पीसीएस में नायाब तहसीलदार होता है, उसी तरह नायाब थे, शासक नहीं थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कभी सुल्तान नहीं बना, वो सिपह सलार बनकर ही काम करता रहा। सूबेदार से पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद अवध के शासकों की तरह उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। प्रशासन का नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया कि भाई पूर्व से पुनर्निर्धारण करो, हमको पैसा अच्छा चाहिए। सभी जमींदारों ने बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों, साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। ठीक है। तो यहाँ सब कैटेगरी बन जाएगी जमींदारों की। बड़े जमींदार, मदद झोले जमींदार, सबसे छोटे जमींदार। ये हाशिए पर रहते थे। जब इनको राज्य को देने लायक वो राजस्व नहीं मिलता था तो ये अपनी जागीरदारी इनको बेचते थे या इनको बेच देते थे। ठीक है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारियों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलवर्दी खां के शासनकाल में 1740 से 56 में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसने शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो। ये वही हैं दीवान चंद में दीवान राय और जगत सेठ, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में उसके साथ दगा किया था, सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है। ये सारे लोग वही हैं, याद रखना है इनको। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अलवर्दी खां का दरबार देख सकते हो, सब बराबर पर बैठते हैं, बस थोड़ा सा ऊंचाई पर राजा बैठता था, सम्राट बैठता था। ठीक है। ये सब दरबारी गण है। यदि हम इन राज्यों के लक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें, यानी जल्दी जल्दी दृष्टि डालें, तो हमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहात्मक थे।
जो मुगल दरबार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी ना, उनके पर संदेह की नजर से देखते थे। जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे, विशेषता भी जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। क्योंकि पहले ये भी तो सब जागीरदार थे, जब अपने आप स्वतंत्र होगा तो इनको लगा कि यार जब हम स्वतंत्र हो सकते हैं, कोई मजबूत बन गया तो हमसे स्वतंत्र हो जाएगा, डर तो इनको भी लगेगा। तो ये चलता था उस समय। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाई थी अपनी खुद की मुगलों के, उसके पर उस पर, तो उसमें भी इनको डर लगता था कि यार क्या होगा, है ना। तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, है ना, रोज नए नए प्लान बनाते हैं, रात को उठ के पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे, आज नहीं आज संडे है, मंडे से पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह नई नई व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं, कब फॉलो करते हैं। तो भैया मेरे, होता ना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो भैया मेरे, अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को ठीक से ध्यान से पढ़ना, बहुत काम की चीजें हैं। और ये पढ़ लिया तो बड़ी किताबें बड़ी आसानी से आप सीख लोगे, और आपका जो वर्ड पावर है, लिखने की लेखन शैली, सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। और नहीं तो फिर जैसे भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, अपनी बहन को तो बड़ा लुका छिपा के रखते हैं, दूसरे बहन को ताड़ते रहते हैं, वही हाल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। वे संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारोदारों को ठेके पर दे दिए थे, ना। और मुगल क्या करते थे, अपने जो प्रशासनिक मशीनरी थी उनके माध्यम से कर वसूल करते थे। अपने, हो सकता है मंत्री कह सकते हो या अधिकारी कर सकते हो, उनके माध्यम से क्या करते थे, कर वसूल करते थे। लेकिन ये तीनों राज्य ऐसे कर वसूल नहीं करते थे, ना ना ना, ये वसूल करते थे ठेकेदारी प्रथा पे, इजारेदारी व्यवस्था के माध्यम से। और ये प्रथा मुगलों को बहुत नापसंद थी, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता। एक बार जो रकम हो जाती है फिक्स, वही देनी पड़ती है। ये व्यवस्था समस्त भारत में फैल गई 18वीं शताब्दी में। देहात में उसके प्रभाव में क्षेत्रीय भिन्नताएं थी। अब वो तो गांव गांव के हिसाब से विभिन्न अलग अलग होगा ही। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों, बड़ी जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ठीक है, अब ये क्या करते थे, साहूकार महाजन क्या करते थे, इजारेदारों को पैसा ही देते थे, लगान वसूल करने वाले को, जिससे ये राज्य को धन देते हैं। अगर ये नहीं दे पाते थे, क्या करते थे, इजारेदारों की जमीन हड़प ली जाती थी, उनके अधिकार वापस ले लिए जाते थे, दूसरा इजारेदार बना दिया जाता था। प्रतिभूत जमानत या बंधन के रूप में जमीन रख लेते थे, कोलेटरल जिसको बोलते हैं। जैसे वर्तमान में आपको बैंक से मान लिया 100 रुपए का लोन लेना है, ठीक है, तो 125 रुपए की चीज आपको बैंक को गिरवी रखनी पड़ेगी, जिसको कोलेटरल बोलते हैं। कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो उसको बेच करके बैंक अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। तो बंधक के रूप में ये भी क्या रख लेते थे, प्रतिभूत सिक्योरिटी जमानत। ठीक है, जमानत रख लेते थे बंधक के रूप में, और उनकी जूतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल करते थे। कारिंदे मतलब जो लोग वो रखते थे काम पर। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की एक नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। ठीक है, सामंत के बाद इजारेदार, जागीरदार, मनसबदार, अब आ गए ये साहूकार, महाजन वगैरह, चिट्टी। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के घराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। लगभग 5 से 10 हजार के मनसब उनको दिए गए। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। कि इस समय माना जाता था ना कि जो भी जागीरें हैं सब सम्राट की हैं, जो भी मुगल सम्राट होगा सभी जागीरें उनकी हैं, वो जिस क्षेत्र में चाहे फेरबदल कर सकते हैं। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, राज्य क्या होंगे। वर्तमान में अगर केंद्र कमजोर है तो राज्य आतंक काट देते हैं। अभी जानते हैं कि अगर कुछ भी बदतमीजी करेंगे तो 356 का प्रयोग हो जाएगा। तो इसीलिए, और ज्यादातर राज्य भाजपा शासित हैं, इसलिए में 356 का प्रयोग नहीं हो रहा है। और जो कांग्रेस शासित है वो डर डर के जी रहे हैं। तो उस समय क्या होता था, जब केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत होती थी ना, तो राज्य और ये जागीरदार, जमींदार, मनसबदार, ये सब सरेंडर रहते थे। राजा जी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा भैया। ठीक है, तो राजा अपने हिसाब से फेरबदल करते थे वतन जागीरों में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो ये अपने आप को दादा समझने लगे।
होता है ना, जैसे गांव मोहल्ले में छोटे छोटे गुंडे होते हैं, इसी तरह ये भी हो गए, है ना। ये अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने लगे। राजा अजीत सिंह, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार के कुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। ठीक है। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार की सूबेदारी अंबर के समय जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में राजाओं को के एक पदों का नवीनीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास शाही इलाकों के कुछ हिस्से कब्जे करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। दूसरी ओर अंबर ने खूंटी के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? जयपुर में अपनी नई राजधानी 1722 आगरा की सूबेदारी से प्राप्त हो गई। ठीक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्षेत्र का विस्तार किया। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों, अब मराठे मजबूत हो जाएंगे, रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। और मराठा इनसे कर लेते थे। कर दो प्रकार का था, दो प्रकार के करते, एक चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, ये दो प्रकार के कर वसूल करते थे। फारसी वृत्तांत राजा जयसिंह का वर्णन। अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे, 12 वर्ष के लिए हुए आगरा के सूबेदार रहे, 5-6 वर्ष के लिए मालवा के। उसके पास विशाल तैनात तो खाना, भारी मात्रा में धन संपदा थे। उसका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक विस्तृत था। ठीक है। मेहरगढ़ का किला जोधपुर है, देख लो कितने खूबसूरत किले बने हुए, और इन्हीं के पास युद्ध होता था। आजादी हासिल करना। सिख, आपने गुरु नानक देव, अर्जुन देव, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा कि कैसे 15वीं शताब्दी से लेकर के ये धर्म फले फूले। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे राजनीतिक प्रबोध थे, खालसा पंथ की स्थापना करेंगे, राजनीतिक रूप से अपने आप को सक्रिय करेंगे। सिख एक राजनीतिक समुदाय में के रूप में गठित हो गए। इसने पंजाब के क्षेत्रीय राज्यों के निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1699 में तो इन्होंने खालसा पंथ बनाया। उसके पहले ये मुगलों से, मराठों से कई लड़ाई लड़ चुके थे। 1708 में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने आप को स्वयं कि भैया हम ही हम हैं, हमारे आगे सब पानी कम है। ठीक है। तो ये सिख राज्य धीरे धीरे जब नया धर्म बना, नया धर्म बन जाने के काफी समय बाद से ये धीरे धीरे राजनीतिक उत्कर्ष की तरफ आया। फिर धीरे राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा और राजनीति में चला गया। ठीक है। और सिक्के भी गढ़ दिए। इस क्षेत्र में अपना प्रशासन की स्थापना की। कहा? सतलुज और यमुना नदियों के बीच में। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया और 1716 में मार दिया गया, फांसी दे दी गई थी। कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में संगठित किया, है ना। उन दिनों खालसा वैसाखी दीपावली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था, तो हम सभी मिलते। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिससे गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना की। राखी व्यवस्था जानते हो? एक सेकंड रुकना जरा। देखो, ये सभी मिसलें क्या करती थी, एक जगह पर इकट्ठा करती थी। कब कब? ये जो जत्थे थे, मिसलें थी, एक जगह इकट्ठा करती थी। खालसा के दिन, बैसाखी के पर्व, दिवाली के पर्व पर मिलते थे और सामूहिक निर्णय लिए जाते थे कि नहीं क्या करना है। समूह में ही ये लड़ते थे, जिसे गुरुमत्ता का प्रस्ताव कहा जाता है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था।
यानी कर 20%, यानी 100 रुपए ये, तो आपको 20 रुपए किसको देने हैं, इनको देने हैं। और इसके माध्यम से ये इन क्षेत्रों के लोगों को क्या करते थे, संरक्षित करते थे। खालसा को प्रेरित किया, शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा अपने सुनियोजित संगठन के कारण। खालसा पहले मुगल सॉरी पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, बाद में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह को कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत हिंद की सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंद आबाद उनके समय खालसा के आदेशों पर पाए गए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो ब्रीफिंग चल रही है। लगभग सिक्के इतने सिंधु से यमुना तक फैले थे, विभिन्न इलाकों में बटे हुए थे। इनमें से शासक महाराजा रणजीत सिंह शुक्रचर्या मिसल के थे। ये क्या थे, शुक्रचर्या मिसल के थे। एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था जो मुगल शासन का लगातार ये भी बहुत ज्यादा महान थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इतने आंतरिक कलह के कारण ये धीरे धीरे भारत में एक सत्ता नहीं बना पाए। नहीं, मुगलों के पास सीधे मराठे होते भारत में। एक सेकंड, ओके। 1627 से 1680 शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, देशभक्तों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुन्नी, कुनबी का मतलब पटेल, आज वर्तमान में पटेल बोलते हैं। मराठों की सेना का मुख्य शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती के पश्चात चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों को शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या हुआ, इन्होंने देशमुखों की सहायता थे। देशमुख क्या थे उस समय के वहां के किसान, जो प्रमुख बड़े बड़े किसान थे, ठीक है, और ज्यादातर कुर्मी समुदाय थे, कृषक पशुचारक दोनों थे। ये मुख्य रूप से इनकी सेना का आधार बन गए। महार भी लोग इसकी सेना का। उसके बाद चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथों के माध्यम से सत्ता चलाते रहे। और सॉरी मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद यही चित्पावन ब्राह्मण धीरे धीरे क्या प्रधानमंत्री पेशवा बन गए, जो मराठा राज्य की राजधानी बन गया। अब क्या हुआ, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया और छापामार युद्ध करते थे। वे मुगलों के किलेबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके आसपास से चुपचाप निकलकर कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना में ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते में आसानी से रोका जा सकता था। मतलब खाने पीने का कमी हो जाए, ऐसी जगह पर उनकी सेना से लड़ते थे और रास्ताओं को घेर लेते थे। मान लिया ये मुगल सेना आ गई तो ये तीन तरफ से युद्ध करते थे, घेर लेते थे, घेर के मारते थे। इनकी ये युद्ध पद्धति थी। 1720 से 61 में मराठा साम्राज्य काफी विस्तार हुआ। उसने शनैः शनैः और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक में मालवा, गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 मराठा नरेश ने समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और इस क्षेत्र से वह चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, चौथ लूट का माल होता है, स्वदेश मुखी एक प्रकार का कर होता है जो सुरक्षा के बदले दिया जाता है। जमींदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला भू राजस्व का 25% दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व 9 से 10%। ठीक है, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाले जो राजस्व का संग्रह करता है, मान लिया 100 रुपए संग्रह करके लाए, 10 रुपए उसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों में फैल गए। अब मराठा धीरे धीरे मुगल बन गए। क्षेत्र को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम दी जाने लगी।
समझना। 1720 से 61 के बीच क्या हुआ, मराठा राज्य बहुत ज्यादा विस्तारित हुआ, इतना ज्यादा विस्तारित हुआ कि मुगल सिमटने लगे। पूरा दक्षिण भारत हो गया, पश्चिम भारत, है ना, पश्चिम उत्तर भारत धीरे धीरे मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। हालांकि ये साम्राज्य में पूर्ण रूप से नहीं मिले, लेकिन कर वगैरह भेंट वगैरह देते थे, तो इससे लगता था कि मराठों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, साम्राज्य के विस्तार में उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। अब ये साल के 12 महीना युद्ध करते रहेंगे तो अगल बगल वाले क्या करेंगे, वो भी तो युद्ध करेंगे ना, इनको चैलेंज करेंगे, इनसे लड़ेंगे। तो जब बार बार जो लड़ रहे हैं उसकी ताकत तो कम हो गई होगी। परिणाम स्वरूप मराठों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली, ना निजाम ने की और न इसने अवध के नवाब ने की, न राजस्थान के चंदेल शासकों ने की, किसी ने नहीं करी, और धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। और इसी से मराठों की सैन्य ताकत को बड़ा धक्का लगा। अंतिम सैन्य अभियानों के साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब इस किसी इलाके में एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता, मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। मान लिया कि इन्होंने अवध पर आक्रमण किया, अवध को जीत लिया। अब अवध में तुरंत अपनी चीजें नहीं लागू करते थे, धीरे धीरे शनै शनै, और कृषि को प्रोत्साहित करते थे, व्यापार को पुनर्जीवित करते थे। सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों का विकास समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। जैसे पहले लोग क्या करते थे, मंदिरों को तोड़ डालते थे, नगर को तहस नहस कर देते थे, लेकिन मराठों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो युद्ध करते थे, जीत लेते थे और शहरों को उसी प्रकार रहने देते थे। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, ठीक है, इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर तरह तरह से बड़े और समृद्धशाली थे, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे। व्यापार वाणिज्य यहाँ तेजी से फैला। मराठों के द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी रेशमी वस्त्र उत्पादन का, है ना, पुणे का एक नया बाजार मिला जुला बना। क्या कहा गया, चंदेरी के क्षेत्र में रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में एक नया बाजार मिला। चंदेरी में क्या होता था, रेशमी वस्त्रों का बहुत भयंकर उत्पादन होता था। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र से बढ़कर दक्षिण में पुणे, नागपुर, पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद भी शामिल कर लिया। यानी व्यापार क्या हुआ कि समृद्धि आई, बढ़ा मराठों के समय। ठीक है, और जिनसे इनको कर मिला। तो उसी तरह जाट चूड़ामल के नेतृत्व में जाट आया। अन्य राज्यों की तरह भी जाट 17वीं 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता, जो नेता चूड़ामल के नेतृत्व में, उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, पश्चिमी दिल्ली में। तक आते आते प्रभु दिल्ली आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र में होना शुरू हो गया, और अंत में ये आगरा शहर के साथ बन गया। और ये समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र पानीपत, बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल ने के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राजवंश उभरा। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए और 15,000 सिखों के लिए, और इन सबके बलबूते वह मुगलों से लड़ा। ठीक है, जहां भरतपुर का काफी पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दीन में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का सम्मान करते हुए विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला के जिन रूपों की पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग में इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई हैं, जो 5-6 में आपने देखा। दीग का राजमहल समूह, बांग्ला गुम्बद पर गौर करें। ये रहा बांग्ला गुम्बद। ठीक है, ये देखो ऐसी बनी है, ये है दीग की इमारत। ये बाग है। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति। यहां से तुम्हारे कौन कौन से राज्य समाप्त हुए देख लेते हैं। अवध, अवध के बारे में जाना। दूसरा, हैदराबाद के बारे में जाना। तीसरा, हमने बंगाल के बारे में जाना।
चौथा हमने मराठा कह सकते हो। पांचवा हमने सिख। छठा हमने जाट। इन सारे राज्यों के बारे में बात करी, उनके कला को समझा, उनके आर्थिक तौर तरीकों को समझा, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझा। तो आज ये क्लास 7th एनसीईआरटी समाप्त होती है। इसको आप रिवाइज करें, जहाँ भी दिक्कत हो तो आप बताइए, और इनको हम एक साथ एक क्लास में ले लेंगे और जो मेन मेन चीजें होंगी उनको बताते चलेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। 18वीं सदी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। 18वीं सदी में भारत के लोगों के पास कहाँ अधिकार थे? वो अपने बच्चों को तो अपना शासक नहीं बना पाते थे जो दत्तक पुत्र लेते थे, क्योंकि वो उपनिवेश था भारत उस समय। ठीक है, ऐसे पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में बनी हुई थी, है ना। फ्रांस में भी ऐसा होता था। 3 स्टेट में फ्रांस को बांटा गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में ये तुम्हारे चर्च वर्ग के लोग थे, द्वितीय में तुम्हारा जो योद्धा वर्ग था, तृतीय वर्ग में किसान, दस्तकार, शिल्पकार, विद्वान, है ना, लेखक, ये सब वर्ग थे। और तीसरे वर्ग को ही सब कुछ करने का अधिकार दिया गया था कि नहीं, कर वर्ग जो देंगे यही देंगे, और राजनीतिक भागीदारी इनकी जीरो थी। उसी तरह भारत में था ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं सदी के आखिर बनी हुई। अमेरिका 1776 से 1781 तब आजाद हुआ। स्थिति को और अधिक अभिजात वर्ग के सामाजिक राजनीतिक प्राधिकार को चुनौती दी, और सबसे ज्यादा दिक्कत हर जगह अभिजात वर्ग की ही थी। यही जहां जहां रहा उसने सिर्फ अपना फायदा देखा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए, किसी को जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण सत्ता थी, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्धारण करनी चाहिए। दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून, समान अवसर होने चाहिए, यानी इक्वल जस्टिस। ठीक है, सभी के लिए समान न्याय की बात करिए। उनका यह कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों के लिए से बननी चाहिए, यानी जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ऐसा होना चाहिए। और जनता की सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए जनता को। अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलन से धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में, अभी तक राजा थे प्रजा थी, अब क्या हुए, प्रजा से नागरिक बन गए। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य, लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार ने भारत में 19वीं सदी के अंतिम दशकों की जड़ पाली। ठीक है, तो अभी फ्रांस की क्रांति हम पढ़ाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, अब लास्ट में देख लेते हैं सूबेदार कौन होता था भाई, फौजदार कौन होता था, इजारादार कौन था, मिसल क्या थी, चौथ क्या था, कुनवी क्या था, उमरा। अब सूबेदारों के बारे में बात करें पहले। ठीक है, सूबेदार अब इधर क्या दिया है, एक कृषक, उच्च अभिजात, प्रांतीय सूबेदार, मराठा कृषक योद्धा, मुगल सैन्य कमांडर, सिख योद्धाओं का समूह मराठों द्वारा लगाया गया था। अगर आपको सब नहीं आते तो कुछ चीजों को मिलाना शुरू कर दिए। जैसे चौथ क्या था, मराठों द्वारा लगाया गया अक्सर। 2 प्रकार थे, चौथ था, सरदेश मुखी था। कुनबी क्या थे, मराठा कृषक योद्धा थे। उसके बाद मिशेल क्या थी, सिख योद्धाओं का एक समूह था। इजारेदार क्या होते थे, इजारेदार कर वसूल करने वाला नहीं, एक राजस्व कृषक लिखो। फौजदार मुगल सेना के सैन्य कमांडर होते थे। सूबेदार भारतीय सूबेदार होते थे। ओके, सब मिल गए ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। औरंगजेब ने दक्षिण में एक लंबी लड़ाई लड़ी, उमरा और जमींदार। हाँ, उमरा के बारे में देखो, उच्च अभिजात थे उमरा। बच गया, नीचे 8 दिए गए हैं, ऊपर 7 दिए गए हैं, इसीलिए एक अंतर आ रहा। उमरा और जमींदार मुगल सेना में अत्यधिक शक्तिशाली थे। आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी, 1700। अवध का संस्थापक सादत बुरहान उल मुल्क।
नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर समग्र जय सिंह इंदौर का सफलता बना। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, पूरे को राजधानी बनाए थे। लास्ट वाले तो सही बाकी है। अब इसको देख लेते हैं। सूबेदारी आपको पता है, खालसा दल पता है, मिसल क्या है, फौजदारी, इजारेदारी, चौथ सरदेश मुखी, सब पता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन से हम अगली क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 6 हमारे अतीत फर्स्ट कंप्लीट, क्लास 7 हमारे अतीत भाग 2 कंप्लीट। इसमें 10 चैप्टर थे, इसमें 12 चैप्टर थे, कुल मिला के 22 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट कल से क्लास 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।